तो देखो, इसी स्टोमेटा से ऑक्सीजन क्या करेगी, बाहर भी जाएगी और अंदर भी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार होगा काम। जैसे मान लो जब रिस्पायरेशन होगा तो, तुम लोग बात मत करो ज़्यादा तेज, हमारे कानों तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आवश्यकता पड़ी तो ऑक्सीजन क्या आएगी बाहर, और ये कब जाएगा, जब होगा रिस्पायरेशन। फैन चालू कर दो आयुष, फैन चालू कर दो फैन। नहीं लो, ले ले, बंद कर दो, बंद करो फैन, चलने दो। चलो, बस शांत हो जाओ। अब इधर देखो ध्यान से, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन। बस समझ गए। तो ये जो था ना, ये प्रोसेस क्या था, रिस्पायरेशन। अब जानते हो रिस्पायरेशन ना, इसको हम लोग दो टाइप समझ सकते हैं। जो रिस्पायरेशन होता है वो दो कैटेगरी का होता है। अच्छा, पहले इसके पहले एक बात समझ लो। देखो, रिस्पायरेशन में क्या होता है, अगर हम लोग इसकी इक्वेशन की बात करें तो ऐसा होता है, ग्लूकोज है ना प्लस O2, इसको जो है तोड़ दिया जाता है। और इसको जब ये टूटता है तो मिलेगी हमको, क्या मिलेगी, एनर्जी। और CO2 गैस क्या निकल जाएगी बाहर, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, 6H12O6। ठीक है। देखो, जब होगा रिस्पायरेशन तो इस तरह से प्रोसेस चलती है। एक होगा ग्लूकोज, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या क्या यूज होगा, और क्या मिलेगा, एनर्जी। और CO2 क्या हो जाएगा बाहर। तो जब जब रिस्पायरेशन होता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर क्या निकलता है, CO2। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि अगर रिस्पायरेशन का मेन जो प्रोडक्ट है, अरे सॉरी, रॉ मटेरियल है, वो क्या कहलाएगा, रिस्पायरेशन का रॉ मटेरियल क्या है। हाँ, हाँ ग्लूकोज है, और क्या है, ऑक्सीजन, दोनों है ना। अब इन दोनों से मिल क्या मिलता है, क्या बनता है, एनर्जी। किसके फॉर्म में मिलती है, ATP के फॉर्म में। तो क्या मिलेगा हमको, एनर्जी मिल जाएगा। और उसको हम लोग एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। समझ गए। लिखना नहीं इसको तुम, हाँ, नहीं मत लिखना, पूछ लियो, लिखना नहीं। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का होता है। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे ना, हम लोग समझेंगे कि रिस्पायरेशन जो होता है दो टाइप होता है। होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक का मतलब ये हुआ कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, देखो, ये देखो, एक रिस्पायरेशन था ये प्रोसेस थी, ये वही तो प्रोसेस है ना रिस्पायरेशन की। ग्लूकोज प्लस O2, और उससे क्या बना, CO2 बना। वाटर भी बनते हैं इससे, और एनर्जी रिलीज होती है। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, ये बात दिखाया गया है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसी टेबल से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक के क्या क्या डिफरेंस हैं। तो देखो, ये क्या है, पहला, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है। और आगे देखो, यहाँ पे आओ, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, ये मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में। जैसे क्या होता है, एक्सचेंज हो। जैसे मान लो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एयर रिस्पायरेशन करते हैं तो बाहर क्या है, ऑक्सीजन, उसको कहाँ लेंगे, अंदर। और हमारे अंदर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या निकालते हैं बाहर। तो ये उसके बीच में होता है। अब देखो, ये क्या है, एक्सचेंज गैसेस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। इसमें गैसेस का एक्सचेंज जैसा कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें देखो, ये कहाँ होता है, ये होता है इट अगर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। पहले साइटोप्लाज्म में होगा, फिर कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में।
अब जो ये होता है ये ओनली कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अगला देखो, इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड वाटर। जब एरोबिक रिस्पॉन्स होगा तो क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, और क्या निकलेगा, वाटर, और क्या बनेगा, ATP, मतलब एनर्जी, है ना। और इसमें क्या होता है, इन प्रोडक्ट में वैरी, जो एनारोबिक होता है उसका जो इन प्रोडक्ट होता है वो वैरी करता है। वैरी क्यों करता है, देखो वैरी करने का मतलब ये है कि जो एनारोबिक हो रहा है तो ऑक्सीजन के अलावा वो और क्या चीज यूज किया है उसी के अनुसार ये वैरी करेगा, जो होगा उसके अनुसार करेगा। अब देखो इसमें अगर एरोबिक हो तो उसमें टोटल ATP कितना बोलती है, एक बार में 38 ATP, और इसमें देखो केवल कितना होती है, 2 ATP। बात समझ गए। तो अगर जब रिस्पायरेशन होगा तो एनर्जी हमको दोनों मिलेगी, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलती है, एरोबिक में, और उसके बाद इसमें कितनी मिलती है, 38, मतलब जब एक बार साइकिल चलेगी उसकी तो कितना मिलेगी, 38, और इसमें कितना मिलेगी, केवल और केवल 2 ATP। बात समझ गए। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझाना है। देखो एक्चुअली जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, बात मत करो तुम लोग, कोई कम खट खट कर, चलो देखो, देखो जो ये वाला है ना, ये वाला, ये एरोबिक रिस्पायरेशन, ये तो एनिमल्स में जैसे हम लोग क्या करते हैं, एरोबिक एनारोबिक, हम लोग, बट कैसा लड़का है यार ये, तभी तुम्हारा नाम एनाकोंडा रख दिए हैं। ये 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 देखो एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह पाओगे बेटा, इसलिए तुम क्या करते हो, एरोबिक रिस्पायरेशन। और बाकी जो बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया, तुम लोग देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होता है देखने को एनारोबिक रिस्पायरेशन, समझ गए। बहुत सारे प्लांट में कहाँ होगा, प्लांट में एनारोबिक होगा है, अभी यही बताए हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर रिस्पर्शन करेगा तो क्या ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन। प्लांट करेगा ना तो ऑक्सीजन जो क्या क्या कहलाएगा, एरोबिक रिस्पिरेशन। समझ गए। अब देखो आगे देखो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, इसको पढ़ना है। इज ग्लूकोज द ओनली इज ग्लूकोज द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच ब्रोकन डाउन आर नॉट प्रोटीन एंड लिपिड यूटिलाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। बताओ इसको, इसका कोई आंसर बता पाएगा, रुको रुको रुको, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ो, पढ़ के इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताना है, पढ़ के इसका आंसर बताना है जो दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन समझ पा रहे हो कुछ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो सुनो, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या केवल ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ही टूट के एनर्जी देता है, क्या ये सब नहीं देते हैं, प्रोटीन और लिपिड, है ना। तो इसका मतलब है कि देंगे। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिसे प्रोटीन खा दो उससे तो एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन भी टूटेगा एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी टूटेगा वही एनर्जी देगा, फैट भी टूटेगा वही क्या देगा, एनर्जी देगा। बस देखो अंतर इतना है कि सब सब कुछ अलग अलग फॉर्म में टूटता है। ग्लूकोज टूटेगा तो कुछ और बनेगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा कुछ और बनेगा, प्रोटीन टूटेगा तो कुछ और बनेगा, लेकिन एनर्जी सबके टूटने से मिलेगी। बस समझ गए। और सबको तोड़ने में कौन रोल, किसका पार्टिसिपेट होगा, ऑक्सीजन का। बस समझ गए। तो ये हो गया उसका ये। अब देखो यहाँ पे जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसके कुछ स्टेप होते हैं, हमको वो समझना है वो कौन कौन सा स्टेप है। अभी पहले समझाते हैं इसको, ये दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। अच्छा पहले तुम लोग यहाँ से हम लिख के समझाएं तो समझ आएगा। देखो हमने क्या किया कि हमको क्या करना है, जो ग्लूकोज है
इसको तोड़ के क्या लेनी है, एनर्जी। बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे पूरा पूरा एक बार में टूट नहीं जाता है, इसके कई इंस्टॉलमेंट में तोड़ा जाता है। बात समझ गए? जैसे मान तुमको, जब तुमको इतना बड़ा सा केक दे दिया जाए, इतना बड़ा सा, कि तुम लोग केक के बहुत प्रेमी हो, फिर हमने केक, इतना बड़ा चना दे दिया, चना। इतना बड़ा। सुनो सुनो, और इतना तुमको केक दीजिए जाए, बस शांत रहो। अब उसको तुम एक बार में तो अंदर खा कर नहीं पाओगे, नहीं पाओगे ना। उसको पहले थोड़ा थोड़ा काट काट के ऐसे से अंदर ले जाओगे, तो यानी जितना खाते जाओगे उतना एनर्जी मिलती जाएगी। इसी प्रकार से ग्लूकोज पूरा एक बार में टूट के एनर्जी नहीं मिलता, वो कई इंस्टॉलमेंट में टूटता है। थोड़ा सा अभी टूटा, फिर आगे और टूटेगा, फिर और टूटेगा, फिर लास्ट में आते आते पूरा टूट के एनर्जी दे जाता है। बात समझ गए? तो वही इसके स्टेप है, देखो। तो पहले क्या होता है ना, ग्लाइको, जो ये ग्लूकोज है, पहले टूटता है। जब टूटेगा तो टूट के एनर्जी मिलेगी, और उसको बोलते हैं पाइरूविक एसिड। बस, पायरुविक एसिड। पहले ग्लूकोज क्या होगा, जैसे मान लो ग्लूकोज गया, ऑक्सीडाइज होना शुरू हुआ, तो पहले ग्लूकोज टूट के किस में बदल जाएगा, पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड फिर बाद में फिर और ब्रेक डाउन होगा, तब जाके हमको पूरा एनर्जी मिल जाएगा। तो देखो, अब यहाँ सुनो, देखो एक स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज को क्या किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुविक एसिड में। अब जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये वाला डायग्राम वही वाला दिखाया गया है, देखो यहाँ पे, देखो ये है। पहले इसके स्टेप देखो, यहाँ क्या क्या लिखे थे। इसी में देखो, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ना न्यूट्रिएंट्स, ये दिख रहा है न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब ये क्या होगा, ग्लूकोज दिखाएगा। अच्छा सॉरी, हाँ मतलब ग्लूकोज लिया। अब देखो ये ग्लूकोज ना टूट गया किसमें, पायरुवेट में, या इसी को पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ना दिखाई दे रहा हो उसे लिखा है, तो बोलते हैं ग्लाइको लाइ, समझ गए? अब देखो, जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बात समझ गए? अब देखो, उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस में वो जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट आगे चल के पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, और हमको मिल जाएगी 36 ATP। बात समझ गए? अब देखो सुनो, हाँ बता रहे हैं, 38 पे आ रहे हैं अभी। यहाँ मिलेगी 36, और 2 ऊपर है ना, 2 ऊपर है, जो ये 2 यहाँ मिलेगी, तो मिला क्या हो जाएगा 38। तो अब लेकिन ये जो 36 38 है, ये तुम लोग अभी बस इतना जानो, टोटल 38 ATP बनती है। और समझ गए? अब देखो एक बार, अब इसमें क्या समझना है, जो ये प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस वाली, ये तो होती है साइटोप्लाज्म में, कहाँ होती है। और जो ये प्रोसेस पायरुवेट से जब ये टूट के पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब बनता है और एनर्जी मिलती है, तो ये प्रोसेस होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ गए? तो जो रिस्पायरेशन होता है वो 2 स्टेप में होता है, एक होगा ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरे को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। तो पहले होगा साइटोप्लाज्म में, फिर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। बात समझ गए? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये, अब देखो इसकी वही कहानी है, पहले ग्लूकोज थोड़ा सा टूटा तो पायरुवेट बन गया, अब ये पायरुवेट पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे अगर हम मान लो बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। देखो ग्लूकोज से क्या बन गया, पायरुवेट। समझ गए?
अब जो ये पाइरूवेट बनता है ना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म। बात समझ गए? अब ये पाइरूवेट चला जाएगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। अब जब ये पूरी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली पूरा मिला के 36 ATP, या इसको जानते हो 38 भी बोलेंगे, बोल सकते हो तुम लोग इसको। ATP क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ये केस थोड़ा अलग अलग है, लेकिन अभी तुम लोग मानो कि दोनों बात सही है, एक साथ दोनों नहीं आएगा तुम लोग के लेवल पे, है ना। 36 भी और 38 भी, ATP दोनों सही है। अब देखो ध्यान से, ये वाली प्रोसेस, ये प्रोसेस है कहाँ होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब देखो एक बात और, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, ये तभी होगा जब रिस्पायरेशन होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर देखो, अगर देखा जाए तो हमने क्या बोला था कि दो टाइप का रिस्पायरेशन होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो उसमें भी ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा। ध्यान समझना, जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होगा उसमें भी ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा। लेकिन अगर एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो पाइरूवेट से क्रेब्स साइकिल चलेगी, अगर एनारोबिक होगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। बात समझ गए? अगर देखा जाए तो जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यहां से यहां तक जब आएगा पाइरूवेट तक, तो ये जो है ये कॉमन है। किसके लिए कॉमन? पाथ फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक। बात समझ गए? इसके बाद देखो पाइरूवेट से अगर अगर प्रोसेस इधर चली गई, अब मान लो यहां पे क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो होगा वो कहलाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये वाली क्या कहलाएगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर क्या हो गया यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो ये प्रोसेस कहलाएगी, ये कहलाएगी एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। अब देखो, जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा तो यहाँ जो बनेगा, ये CO2 तो निकलेगा ही, लेकिन इसमें एनर्जी जो मिलेगी बहुत कम मिलेगी। जैसे लिखा था ना उसमें कितनी? 2 ATP, है ना। अब जब ये होगा तो इसमें CO2 भी बनेगा और ATP कितना मिलेगी? 38 ATP। बात समझ गए? अब देखो इसमें क्या समझना है, जब ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा तो ये पाथ कॉमन है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। अब यहां से अलग हो जाएगा। अगर एरोबिक होगा तो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑप्शन ऑक्सीजन क्या करेगा? एनारोबिक। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? एरोबिक। और इसमें क्या बनेगा? ये रिलेगा, एनर्जी कितना मिलेगी? इतना। और इसमें क्या बनेगी? इतना। बात समझ गए? अब इसमें बताना है ये प्रोसेस कहाँ हुई करती थी? ये वाली, हाँ, साइटोप्लाज्म में। अब तू पढ़ रहा है मन लगा के। और ये प्रोसेस कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ गए? ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये दोनों स्टेप हैं किसके? रिस्पायरेशन के। अब देखो, जिसके अंदर एरोबिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में एनारोबिक होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसीलिए ऐसा लिखता है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? समझ गए? कोई पीड़ा? चलो अब देखो, अब ये वही वाला पूरा स्टेप यहाँ देखोगे ना तुम लोग, PDF देंगे सब, उसमें पूरा स्टेप लिखा है। ग्लूकोज को पहले पाइरूवेट में जाएगा, फिर ये पूरा स्टेप देखो ऐसे लिखा है। फिर अगर एनारोबिक का ये स्टेप है, ये पूरा एरोबिक का स्टेप हो गया, और उसके बाद क्या होगा? एनारोबिक का स्टेप हो गया। तो एनारोबिक में देखो ग्लूकोज से पाइरूवेट बनेगा, और फिर वो पाइरूवेट जो आगे बन के क्या ये इसमें बन जाएगा एल्कोहल है। ये जो बन रहा है ना, ये उसमें क्या बन जाता है? एल्कोहल। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझ लो, थोड़ा सा बताना भूल गया। देखो, जब ये
जब CO2 बनेगा ATP बनेगा, तो इसके साथ साथ यहाँ पे एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल समझते हो? ठीक हो ना? समझते हो ना मतलब? अब देखो, इसी इसी को ना, इसी एनारोबिक को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब देखो, फर्मेंटेशन से ही क्या बनता है? शराब बनती है, अचार बनता है, सिरका, जो विनेगर। वाह, वेरी गुड। ठीक है, समझ गया ना? क्या बनता है? सबसे पहले तो शराब, और उसके बाद अचार, सिरका, और ये बियर, वाइन, विस्की, है उसी में आ जाएगा। और वो क्या बोलते हैं, जो तुम लोग ब्रेड खाते हो चाय में डुबा के, वो सब फर्मेंटेड होता है। जो खाते हो ना सुबह सुबह, सड़ा हुआ आटा है वो। जो खाते हो क्या है? सड़ा हुआ आटा। समझ गए? और दूसरा देखो, और जो और सुनो, और जो और जो पिज्जे का बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें जिसमें पिज्जे बनाया जाता है, हाँ, तो उसमें उसमें जो बनता है, उसमें भी सड़ा के बनाया जाता है, तो वो क्या है? फर्मेंटेड है। नहीं, खाने छोड़ना है। और और देखो, जब दूध से दही बनता है, तो क्या है? फर्मेंटेशन होता है इसमें। आप समझ गए? तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बैक्टीरिया होता है। सब में क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। बस में आ गई। तो ये कुछ प्रोसेस है। बाकी ये हम लोग यहाँ पे देखे हैं, इसका PDF भी देंगे, है ना? फिर ये क्या है, उसका पूरा एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर हाँ, आज देंगे, देंगे तब जाना है, ठीक है? चलो, तो हम लोग आज क्लास अभी खत्म करते हैं इतने पे। 9th वाले उधर जाएं।